आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि 1857 में इंडिया आज़ाद क्यों नहीं हो पाया और इसके पीछे क्या वजह थी। तो चलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 1857 से पहले इंडिया पर किसका राज था। तो देखो, 1857 के रिवॉल्ट से पहले इंडिया पर ब्रिटेन का कब्जा नहीं था, बल्कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने भारत पर कब्जा कर रखा था और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया पर राज करती थी और ब्रिटेन की रानी का यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी कंट्रोल नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो शुरुआत में इंडिया में व्यापार यानी कि ट्रेड करने आई थी और उसके बाद उसे धीरे धीरे इंडिया की कमजोरी के बारे में पता चल गया और उसने इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया के लिए खुद का गवर्नर बनाती थी और जो कंपनी के मेंबर्स मिलके जिसे तय करते थे वो इंडिया का गवर्नर बनता था और इंडिया के रिलेटेड जितने ही फैसले होते थे वो गवर्नर लेता था। और इंडिया के लिए गवर्नर बनाने में ब्रिटेन की गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ नहीं रहता था। अब चलते हैं 1857 के रिवॉल्ट की तरफ कि एकदम से इंडिया के बहुत से लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध क्यों कर दिया और इसके पीछे क्या वजह थी। तो देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बहुत से लोगों को और बहुत से ग्रुप्स को परेशान कर रखा था और बहुत से लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से उस समय भारत में खुश भी थे। पर जिन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने परेशान कर रखा था, सबसे पहले राजा और रानी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे बहुत से राजा और रानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें हर समय ये डर लगा रहता था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उनके राज्य को हड़प ना ले। क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो राजा और रानी के लिए अलग अलग तरह की पॉलिसी लाया करती थी और कई राजा और रानियों ने इस बीच में अपना राज्य खो भी दिया था और रानी लक्ष्मीबाई का भी कोई बेटा नहीं था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने ये रूल निकाल दिया कि जिसका भी कोई बेटा या बेटी नहीं होगी जिस भी राजा का, उसका जो राज्य है ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेगी। और इसी के चक्कर में रानी लक्ष्मीबाई ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चली गई और बहादुर शाह जफर उस समय के दिल्ली के राजा थे और मुगल डायनेस्टी के जिन्हें आखिरी बादशाह भी माना जाता है, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से डरते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके राज्य में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करती थी और फैसले अपने हिसाब से करवाती थी। और ऐसा ही भारत में बहुत से राजाओं के साथ हो रहा था। दूसरे वो लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक का काम करते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में 85% से ज़्यादा उस समय के सैनिक भारतीय थे और उन्हें इस बात से तकलीफ होती थी कि भारतीयों को हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर थे जो कि ब्रिटेन से होते थे वो हमेशा उन्हें दबाते थे और छोटे सिपाहियों को जो इंडियंस होते थे उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया के किसान बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे प्रॉफिट चाहिए होता था और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने मन के हिसाब से इंडिया में फसलें उगाती थी और कहती थी कि मुझे ये वाली फसल चाहिए क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफिट होता है। तो किसानों को ज़बरदस्ती वो वाली फसल उगानी पड़ती थी, जिससे इंडिया के किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में थे। और इंडिया के कई व्यापारी भी थे जिन्हें इससे तकलीफ होती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडिया के जो लोकल ट्रेडर्स थे उनकी पूरी मार्केट खाई जा रही थी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और साथ में जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे इंडिया पे कब्जा हो गया, उसने यहाँ के लोकल ट्रेडरों को दबा दिया। ये सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रखे थे, पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे क्योंकि इन सब में एकता नहीं थी और कई बार अलग अलग राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाने की कोशिश की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस राजा से उसका शासन छीन लिया और उसका बहुत बुरा हाल किया और उसे जेल में डाल दिया। और कई व्यापारियों के साथ भी यही हुआ। किसानों को तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना दबा रखा था कि आप सोच भी नहीं सकते हो उस समय। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही काम करते थे उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा कम थी और भी बहुत सी चीज़ें थी जिनसे वो दबाए जा रहे थे। पर ये सब मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे, क्योंकि इंडिया के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ज़्यादा डरते थे और उन्होंने अपने मन में ये सोच रखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हमसे ज़्यादा मॉडर्न हथियार है और टेक्नोलॉजी है और साथ में उनके पास बाहर से बहुत ज़्यादा फोर्स आ सकती है ब्रिटेन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय के इंडिया के लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि ब्रिटेन बड़ा है साइज में या इंडिया, ब्रिटेन की पॉपुलेशन ज़्यादा है या इंडिया की। और उन्हें लगता था कि जो ब्रिटेन है वो बहुत बड़ा देश है और वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं।
इसलिए इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन के लोगों से और वहाँ की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। और साथ में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में एक ब्रह्मास्त्र था जिससे वो इंडिया में किसी भी इंसान को एक साथ नहीं आने देती थी। अगर हिंदू मुसलमान एक साथ आके ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध कर रहे हैं तो वो हिंदू मुसलमान में फूट डलवा देती थी। और अगर कोई हिंदू की कम्युनिटी आके ईस्ट इंडिया कंपनी पे दबाव डालती तो वो उसमें जाति के नाम पे दंगे करवा देती या जाति के नाम पे फूट डलवा देती। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये फैसला था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। उसने पहले राजा और जनता के बीच में ये करवाया, अब वो यहाँ के हर एक नॉर्मल इंसानों के बीच में भी ये करवाती थी, जिसके कारण वो इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल हो गई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया के राजा से, यहाँ की जनता से हर मुकाबले में ज़्यादा थी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उसके पास इंडियंस के मुकाबले ज़्यादा दिमाग था, क्योंकि वो अराउंड इंडिया पूरे घूमते रहते थे। और जो इंडियंस थे वो बस एक जगह पर उस समय टिके थे। उनकी जो एजुकेशन थी वो भी इंडियंस से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। उनके जो हथियार और टेक्नोलॉजी थी वो भी इंडियंस से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। और उनके पास फॉरेन सपोर्ट भी था। और साथ ही साथ उनके पास उस समय की सबसे बेहतरीन नेवल आर्मी भी थी, जिससे वो इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने पे बिना ज़मीन का इस्तेमाल किए जा सकते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा बहुत ज़्यादा था और साथ ही साथ उनके पास इंडिया में बहुत ज़्यादा कब्जा करी हुई ज़मीन भी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया के लोग एकदम से इकट्ठा क्यों हो गए और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवॉल्ट क्यों शुरू कर दिया। तो देखो, इसके पीछे कई वजह हैं और कुछ वजह तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, पर अब जो मेन वजह थी जिसके कारण ये रिवॉल्ट एकदम से हो गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हथियार इस्तेमाल करती थी और स्पेशली जो बंदूक होती थी उसमें कारतूस लगता था, जिसके कारण गोली चलती थी। जो कारतूस होता था वो बंदूक के अंदर स्पार्क पैदा करने का काम करता था, जिसके कारण गोली चलती थी। और उस समय ये अफवाह फैल गई कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारतूस इस्तेमाल करती है उसमें वो गाय की और सूअर की चमड़ी का और फैट का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिपाही काम करते थे और स्पेशली हिंदू और मुसलमान, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तुरंत खिलाफ हो गए। और उन्हें ये लगा कि ये हमें सूअर और गाय का मांस खिला के हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमें क्रिश्चियन बनाना चाहती है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कई बार पकड़ी जा चुकी थी और उन्होंने बहुत से हिंदुओं का और मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा था। हिंदुओं के बहुत सारे ग्रुप और स्पेशली जो हिंदू सोल्जर काम करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो खिलाफ हो गए। और जो मुसलमान का बहुत बड़ा ग्रुप और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले मुसलमान, वो एकदम से ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक उसके खिलाफ हो गए, बाकी लोगों को भी लगा, स्पेशली जो इंडिया के राजा और रानी थे, कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जा सकते हैं इसी समय। और इंडिया के जो लोकल किसान थे वो भी धीरे धीरे खड़े हो रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जाने के लिए। इंडिया के अलग अलग ग्रुप में और उस समय हिंदू मुसलमान में उस समय यूनिटी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए। और बहुत से ग्रुप, बहुत से राजा, हिंदू मुस्लिम राजा रानी जितने भी थे वो सब एक साथ आ गए और उन्होंने बोला कि यही मौका है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाते हैं। पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चीज़ पता चल गई और उसने बहुत से जो राजा और रानी के और लोगों के जो मिशन थे उसने फेल कर दिया। इसी बीच एक इंसिडेंट होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला एक सैनिक जिसका नाम था मंगल पांडे, उसने जैसे ही सुना कि कारतूस में गाय का और सूअर के मीट का और स्किन का और फैट का इस्तेमाल होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने अपने से बड़े ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला कर दिया और कई ऑफिसर्स की जान ले ली। और इसी के कारण जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ज़बरदस्ती मंगल पांडे को फांसी चढ़ा दिया और फांसी की जो डेट तय हुई थी उससे पहले चढ़ा दिया। और जो इंडिया के लोग थे वो एकदम से इसके ऊपर भड़क गए, स्पेशली हिंदू मुसलमान सब साथ आ गए और बोला कि अभी ये मंगल पांडे के साथ हो रहा है और बाद में ये हमारे साथ होगा। और इंडिया के जो गरीब लोग थे, किसान लोग थे, सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ चले गए और इंडिया में बहुत बड़ी बगावत हो गई। और उसी बीच जो दिल्ली के बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा चालू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय के गवर्नर ने भी बोला कि जो कारतूस है उस पर सूअर और गाय के मांस का इस्तेमाल नहीं होता है, जो कि झूठ था या सच आज तक किसी को कंफर्म नहीं है। पर जो लोग थे वो मानने को राजी नहीं हुए। तो गवर्नर ने पहले से प्लान बना रखा था कि ये जैसे ही अफवाह फैलेगी या सच्चाई फैलेगी हम तुरंत
इंग्लैंड से बहुत से सैनिक मंगा लेंगे। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने इंग्लैंड से और इंडिया के बाकी जितने हिस्से थे वहाँ से सैनिक मंगवा लिए और जिन सैनिकों ने उनका विद्रोह किया था उन्हें हटा दिया और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और जो ये रिवॉल्ट था ये 1857 से 1859 के बीच में चला। इसके बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सारी प्रॉपर्टी जलाई गई, बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय की गई, साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत सी ज़मीनें छीन ली गई। और जो राजा उस समय चुप बैठे थे उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत छेड़ दी। और ये सब देख के इंग्लैंड की जो रानी थी और पार्लियामेंट थी उसने सोचा कि इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी हट जाएगी, यानी कि हम भी हट जाएंगे। तो उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने इंडिया की जो जनता है मासूम उन्हें ये बता दिया कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा रहे हैं, जिसके चक्कर में ये रिवॉल्ट थोड़ा रुका पर पूरा नहीं रुका। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत में कई जंग जीत भी ली और उन्होंने बहादुर शाह जफर को कब्जे में ले लिया और रानी लक्ष्मीबाई का जो किंगडम था उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून में भेज दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून से कभी भी लौटने नहीं दिया। जो इंडिया के लोकल राजा थे उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाते जाते पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। जो यहाँ के रूल और रेगुलेशन है वो ब्रिटेन की गवर्नमेंट को दे दिया। अब जो इंडिया में 1859 के बाद जो रूल चल रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं रहेगा। 1857 के रिवॉल्ट के ख़त्म होने के बाद जो इंडिया में रूल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं है बल्कि वो ब्रिटेन की रानी का है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा ही सख्त थी और उसने इंडिया का हर तरह से शोषण किया। पर जो इंग्लैंड की रानी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लोगों का शोषण नहीं किया, पर उसने अपनी बहुत सारी पॉलिसी बदल दी। और जो इंग्लैंड की रानी थी उसने इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों का शोषण करना चालू कर दिया, जिसे हम अगले पार्ट में जानेंगे। पर अब हम ये बात करते हैं कि 1857 के रिवॉल्ट फेल क्यों हो गया। तो देखो 1857 के रिवॉल्ट में भारत के बहुत से राजाओं ने इसमें साथ नहीं दिया। स्पेशली उस समय के जो सिख राजा थे, सिख लोग थे, उन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में साथ नहीं दिया। स्पेशली जो 1857 का रिवॉल्ट था ये मेजर हाईलाइट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा ये ऐसी जगहों में हाईलाइट हुआ था। ये पूरी इंडिया में फैल नहीं पाया। जिन लोगों ने भी 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स का विरोध किया था उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया था, ना कि पूरे कंट्री के लिए। जैसे कि जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने सोचा कि अगर 1857 का रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं पूरे इंडिया का राजा बन जाऊंगा। और भी अलग अलग लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए किया था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम पूरे इंडिया को आज़ाद दिलाएंगे। सबसे पहला फैक्टर यही माना जाता है कि जो इंडिया है वो 1857 का रिवॉल्ट नहीं जीत पाई। और दूसरा कारण ये माना जाता है कि इंडिया में बहुत से लोग थे जिन्हें रिवॉल्ट कब हुआ, कैसे हुआ नहीं पता था। और सबसे बड़ी मिस्टेक 1857 का जो रिवॉल्ट है वो इंडिया नहीं सक्सेसफुल कर पाई। उसका मेन कारण यही है कि इंडिया में कम्युनिकेशन नहीं थी। अगर एक राजा ब्रिटेन का विरोध करता और दूसरा राजा ब्रिटेन का विरोध करता और उनके बीच में एक ऐसा राजा होता जो ब्रिटेन का पालतू होता और वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन को लीक कर देता। सबसे बड़ी बात ये, और टेक्नोलॉजी, पढ़ाई लिखाई की कमी होना, ये सब भी 1857 के रिवॉल्ट का अनसक्सेसफुल होना दिखाता है। अगले पार्ट में हम ये जानेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट खत्म होने के बाद क्या हुआ।